नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव और मातृभूमि की शुरुआत महाराष्ट्र से आई एक बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार के बाद शिवसेना के सबसे ताकतवर नेता संजय राउत पर कस गया है ईडी का शिकंजा। आज शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के दादर में मौजूद एक फ्लैट और अलीबाग में 8 प्लॉट्स को जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई 1034 करोड़ रुपए के पत्राचाल जमीन घोटाले में की गई है। ईडी ने पिछले हफ्ते ही इस पूरे मामले में चार्जशीट दायर की है। तो शिवसेना सांसद संजय राउत पर ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बड़ी कार्रवाई 1034 करोड़ रुपए के पत्राचाल जमीन घोटाले में ये पूरी कार्रवाई की गई है। ईडी ने पिछले ही हफ्ते चार्जशीट दायर की थी और हम आपको बता दें कि मुंबई के दादर में मौजूद एक फ्लैट और अलीबाग में 8 प्लॉट्स को जब्त कर लिया गया है। संपत्ति का मतलब आप समझ लीजिए। क्या मैं विजय मल्ल्या हूँ? हेलो, क्या मेहुल चोकसी हूँ या नीरव मोदी हूँ या अंबानी अडानी हूँ? जिस घर में मैं रहता हूँ छोटा सा घर है, जहाँ मेरा नेटिव प्लेस अलीबाग, वहाँ 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है और वो सभी हमारे मेहनत की कमाई से लिया हुआ उस वक्त 2009 का है। अब ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी को लगता है ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग है। कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग भाई? किसके साथ हमारा नाम जोड़ो? लेकिन ये राजकीय बदले की भावना से अगर हो रहा है तो जाने। तो मैंने इस बारे में राज्यसभा चेयरमैन को पहले ही इंटीमेट किया था कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिराने के लिए मेरे पे दबाव आ रहा है, नहीं तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। ये इसी घर में आकर लोग बोल कर गए। उसके बाद एक्शन शुरू हो गई है। हम डरने वाले से नहीं है। चाहे हमारा जो आप बोलते हैं प्रॉपर्टी वो जब्त करो, या चाहे हमें गोली मारो, या चाहे हमें जेल भेज दीजिए। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का चेला है, शिवसैनिक है। वो लड़ता रहेगा और आपकी पोल खोलता रहेगा। तो संजय राउत को आपने सुना, उनका कहना है कि भाई ये तो बदले की भावना के साथ ये कार्रवाई हो रही है। मेहनत की कमाई से 2009 में अलीबाग, जो कि मेरा नेटिव प्लेस है, वहां पर हमने इन प्लॉट्स को खरीदा था और अब ईडी इनको जब्त कर रही है। उधर किरीट सोमैया जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो हमला बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। इस समय उनका ये कहना है कि ये पूरा घोटाला जो 1034 करोड़ रुपए का पत्राचाल जमीन घोटाला था, उसमें ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे की पत्नी के भाई की ईडी की कार्रवाई हुई थी, तब उनके फ्लैट्स को जब्त किया गया था। अब संजय राउत जो कि बेहद मुखर हैं, बीजेपी को लेकर लगातार हमलावर रहते हैं, उनके ऊपर ईडी के द्वारा इस कार्रवाई को किया गया और उसके बाद संजय राउत का कहना है कि ये बदले के चलते ये कार्रवाई की गई। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे के राइट हैंड संजय राउत की प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच की है। करोड़ों रुपए के अलीबाग हो, दादर हो। कुछ महीने पहले संजय राउत ने इनडायरेक्टली मान्य किया था कि गोरेगांव में प्रवीण राउत पत्राचाल प्रकल्प में जो HDIL PMC बैंक के पैसे के घोटालों में उनके पास भी पैसे आए थे। कुछ वर्ष पहले ईडी ने समन 3 बार किया था, बाद में 55 लाख लौटा दिए थे। मेरी जो जानकारी है, संजय राउत को काफी कुछ बेनिफिट मिला है। ये किकबैक, फिर उसमें से विमान की टिकट हो, होटल के बिल हो, प्रॉपर्टीज हो, इसकी जांच होनी चाहिए। और संजय राउत को ये लाभ प्रवीण राउत और उन लोगों ने क्यों दिया? संजय राउत का इस घोटाले में क्या रोल था? संजय राउत को 8 महीने पहले ही पता चल चुका था कि प्रवीण राउत और उसके जो पारिवारिक आर्थिक व्यावसायिक संबंध के कारण और जो किकबैक मिला है उसके कारण कभी ना कभी उनका नंबर लगेगा। इसलिए गया 8 महीने वो रोज मोदी सरकार और ईडी पे आरोप करते थे। तो आपने संजय राउत को भी सुन लिया, वो क्या कुछ कह रहे हैं। इस पूरे घोटाले से जुड़े हुए जो तार हैं वो कहां तक जोड़ रहे हैं। और उधर किरीट सोमैया कह रहे हैं कि ये 1034 करोड़ का जो घोटाला है संजय राउत के सीधे सीधे उससे संबंध है। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र दीक्षित मुंबई से लाइव हैं और उधर मृत्युंजय सिंह संवाददाता मेरे गोरेगांव के पत्राचाल से लाइव हैं। यही हुआ है 1034 करोड़ का घोटाला। रौनक कुकड़े दादर में मौजूद है जहां जब्त किए गए हैं फ्लैट्स। तो मैं सबसे पहले मृत्युंजय का
रुक कर लेती हूँ मृत्युंजय। आप उस जगह पर खड़े हुए हैं जहां ईडी का आरोप है कि 1034 करोड़ का घोटाला हुआ और संजय राउत के तार वहां से जुड़ रहे हैं। एक तो आप हमें तस्वीरें दिखा दीजिए इस इलाके की और कम शब्दों में इस पूरे विवाद को समझा दीजिए। जी बिल्कुल, दर्शकों को ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। तो पूरा मामला है गोरेगांव वेस्ट में इस पत्रा चाल इलाके का। यहाँ पर अलग अलग चौल हुआ करते थे जिनको पत्रा चाल के रूप में जाना जाता था और ये पत्रा चाल काफी बड़ा था, तो इसको रीडेवलपमेंट का काम दिया गया। यानी यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी और जो यहाँ पे टेनेंट रहते हैं, जो कि आपको सामने 4 फ्लोर का एक टेम्परेरी शेड दिखाई दे रहा होगा, इसमें लोग रह रहे हैं, इन्हीं लोगों को फ्लैट दिया जाना था। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट था जिसको गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी, जो कि प्रवीण राउत की कंपनी है, उसको ये काम दिया गया। लेकिन इसमें गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन, जो प्रवीण राउत की कंपनी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने घोटाला किया। उन्होंने जो वाधवा ग्रुप है, एचडीआईएल ग्रुप, उसके साथ में साठगांठ की और साथ ही साथ जो यहाँ के टेनेंट हैं उनको धोखे में रखा, उनके साथ धोखाधड़ी की और 1034 करोड़ का घोटाला हुआ। अब इसी में से जो पैसे थे, आरोप है कि इसका एक पैसा जो कि प्रवीण राउत की पत्नी है माधुरी राउत, उनके अकाउंट से वर्षा राउत को पैसे गए। वर्षा राउत कौन है? संजय राउत की पत्नी। और उसी पैसे का इस्तेमाल दादर में जो फ्लैट है वो खरीदने के लिए किया गया, अलीबाग में जो प्लॉट है वो खरीदने के लिए किया गया। 85 लाख रुपए, लगभग 84 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन माधुरी राउत और वर्षा राउत के अकाउंट में देखने को मिला है ईडी को, और इसी आधार पर यह प्रॉपर्टी जब्त की गई है। तो कुल मामला यहां गोरेगांव पत्राचाल के भ्रष्टाचार का है। 1034 करोड़ का घोटाला था और यह मामला 2018 में उजागर हुआ जब पीएमसी बैंक घोटाला हुआ था, उसके बाद उजागर हुआ और अब जांच जब पहुंची है तो संजय राउत के घर तक आंच आ गई है। जी बिल्कुल ठीक है, मृत्युंजय बने रहिए। रौनक कुकड़े आप वहां पर मौजूद हैं जो फ्लैट्स को जब्त किया गया है, तो फटाफट तस्वीरें दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। और प्रवीण राउत से जो सीधे सीधे तार संजय राउत को से जुड़ रहे हैं, उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी निश्चित तौर पर शोभना, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा दूं। ये मुंबई के दादर स्टेशन के ठीक नज़दीक की ये गार्डन कोर्ट नाम की इमारत है। बेहद ही पॉश इमारत है और आपको इस इमारत की लोकेशन से ये बात समझ में आ जाएगी कि दादर स्टेशन और सामना जो दफ्तर है, जहां पर एग्जीक्यूटिव एडिटर के तौर पर संजय राउत कार्यकारी संपादक के तौर पर काम करते हैं, उनका दफ्तर भी यहाँ से बेहद करीब है। तो उनके लिए आने जाने के लिए बेहद ही सहूलियत भरा ये जगह है, इसलिए यहाँ पर फ्लैट खरीदा गया। जैसा कि मृत्युंजय ने जानकारी दी है, साल 2010 में जब ये पत्राचाल घोटाला हुआ था, उस वक्त प्रवीण राउत की मिसेस माधुरी राउत के अकाउंट से संजय राउत की मिसेस वर्षा राउत के अकाउंट में 55 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे और उसी के बाद तुरंत बाद 32वें फ्लोर पर गार्डन कोर्ट नाम की इस इमारत पर वर्षा राउत के नाम पर फ्लैट लिया गया। और ये जो ट्रेल है, ये ट्रेल ईडी को मिली है और इसीलिए आज ये जब्ती की गई है। करीबन जो जब्ती बताई जा रही है 11 करोड़ 15 लाख की है। जी बिल्कुल ठीक है, रौनक कुकड़े आप बने रहिए। और अब मैं इस पूरे ये जो पूरा विवाद है, जिस तरीके से ईडी की रेड हो रही है, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पत्नी के भाई क्या हुई हो या संजय राउत क्या हुई हो, मेरे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र दीक्षित मेरे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र दीक्षित, जिस तरीके से ईडी की रेड हो रही है, हमने संजय राउत को भी सुनवाया, किरीट सोमैया को भी सुनवाया। घोटाला अपनी जगह, लेकिन जो राजनीतिक लड़ाई है, जो सियासी हलचल है, वो अपने तौर पर इस समय पूरा खेल खेला जा रहा है महाराष्ट्र में, उसको हम समझना चाहेंगे आपसे। जी शोभना, आपराधिक मामला अपनी जगह, लेकिन अगर बड़ी तस्वीर की बात करें तो ये लड़ाई केंद्र की बीजेपी सरकार वर्सेस महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार के बीच नजर आती है और दोनों पर ही आरोप लग रहा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इन सरकारों के अधीन जो एजेंसी है, यानी कि बीजेपी की केंद्र सरकार के अधीन ईडी और सीबीआई हैं, वो महाराष्ट्र के नेताओं को टारगेट कर रही हैं और वहीं महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार के पास महाराष्ट्र पुलिस है, मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू है, उनका इस्तेमाल बीजेपी के नेताओं को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। आपको याद होगा कि अब से चंद दिनों पहले संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह आरोप लगाया था कि ईडी के कुछ अधिकारी हैं जो मामले दर्ज करके एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रहे हैं और उनके साथ कुछ बीजेपी नेताओं की मिलीभगत है। इस तरह का गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाया गया था। तो उस आरोप के आधार पर आज ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने ऐलान किया कि एक एडिशनल कमिश्नर रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की जाएगी और ईडी के उन अधिकारियों के खिलाफ जांच की जाएगी। और जैसे ही अनाउंसमेंट होता है, उसके चंद घंटे बाद ही ये खबर आ जाती है कि संजय राउत के परिवार की प्रॉपर्टी जब्त हो गई है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरा विवाद सियासी बनता जा रहा है, ये आरोप लगातार लगाया ही जा रहा है शिवसेना के द्वारा कि जो केंद्रीय एजेंसी है उनका इस्तेमाल शिवसेना
शिवसेना के खिलाफ किया जा रहा है, महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने के लिए किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पड़ोसी देश श्रीलंका की, जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है और जहां जनता के गुस्से की आग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लोग सत्ता में बैठी राजपक्षे सरकार और उसके परिवार को श्रीलंका को बदहाल बनाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। श्रीलंका में लोगों की बेबसी दुनिया को दिखाने के लिए एबीपी न्यूज रिपोर्टर जैनेंद्र कुमार और वीडियो जर्नलिस्ट मनोज अधिकारी कोलंबो पहुंच चुके हैं। वहां के हालात हम आपको दिखाते हैं। उससे पहले श्रीलंका से जुड़ी ये ताजा रिपोर्ट देखिए। आपातकाल लागू होने के बावजूद श्रीलंका गुस्से की आग में सुलग रहा है और ये गुस्सा है श्रीलंका के आम लोगों का। राजधानी कोलंबो से लेकर कैंडी तक तमाम शहरों में दिन रात सत्ता में बैठी राजपक्षे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन हिंसक रूप ले रहे हैं। करीब 2.25 करोड़ की आबादी वाला भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका दाने दाने को मोहताज हो चुका है, जिसकी वजह से वहां की जनता आपा खो रही। श्रीलंका में हालात ऐसे हैं कि कोलंबो एशिया की सबसे अशांत राजधानी में तब्दील हो चुकी है। लोगों के गुस्से की आग सत्ता में बैठे राजपक्षे परिवार के लोगों तक कैसे पहुंच रही है, इस तस्वीर में देखिए। ये श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के सरकारी घर के बाहर की तस्वीरें। यहाँ प्रदर्शन उग्र हुआ तो सुरक्षा बलों ने पानी की बौछार से उन्हें खदेड़ने की कोशिश की। राष्ट्रपति गोटाबाया के दफ्तर के बाहर भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इन तस्वीरों से भी श्रीलंका के संकट काल को समझने की कोशिश कीजिए। शहरों में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के लिए लोगों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। फौज के पहरे में तेल की सप्लाई हो रही है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है, इसलिए बिजली की सप्लाई में जबरदस्त कटौती की जा रही है। खाने पीने के सामान की भारी कमी है, जिसकी वजह से जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। यहाँ तक कि जरूरी दवाओं तक के लिए श्रीलंका के लोग तरस रहे हैं। अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं, जिसके बाद अस्पतालों के कर्मचारी भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल हो गए। दवाओं की भारी किल्लत को देखते हुए श्रीलंका के सरकारी स्वास्थ्य अधिकारियों ने देश में अब स्वास्थ्य आपातकाल भी घोषित कर दिया। कोलंबो की सड़कों पर हो रहे प्रदर्शन में यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थानों के छात्र भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। सभी की मांग है कि आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार पीएम महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे फौरन इस्तीफा दें। इन भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच श्रीलंका से ये बड़ी खबर भी आई है कि फ्रीडम पार्टी के 14 सांसदों ने राजपक्षे सरकार से नाता तोड़ लिया है। हालांकि वो संसद में निर्दलीय काम करते रहेंगे। श्रीलंका में मौजूद सियासी संकट सुलझाने की कोशिशें भी तेज हो गई। नई कैबिनेट के गठन की तैयारी है, जिसमें विपक्षी नेता भी मंत्री के रूप में शामिल किए जाएंगे। इसके लिए राष्ट्रपति गोटाबाया ने सभी दलों को न्योता दिया है। श्रीलंका में मौजूदा हालात के लिए राजपक्षे परिवार और उसकी नीतियों को जिम्मेदार माना जा रहा है, तो राजपक्षे की पार्टी SSLP के सांसद उम्मीद भरी निगाहों से भारत की ओर देख रहे हैं। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी, लोगों का गुस्सा हमने आपको दिखाया श्रीलंका सरकार के लिए, राजपक्षे परिवार के लिए। अब सीधे लिए चलते हैं आपको कोलंबो, जहां पर मेरे सहयोगी जैनेंद्र पहुंच चुके हैं। और जैनेंद्र, आपने जिस तरीके से हमें ये तस्वीरें भेजी हैं, लोगों के अंदर गुस्सा है। हम विरोध प्रदर्शन भी देख रहे हैं, प्ले कार्ड्स भी लोग लेकर खड़े हुए हैं, लेकिन आप वहां जमीन पर मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। क्या उम्मीदें अब उनकी सरकार से, और वो भारत के लिए क्या सोचते हैं, भारत से वो किस तरह की मदद चाहते हैं? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी जैनेंद्र वहां पर पहुंचे हुए हैं, इस समय कोलंबो में मौजूद हैं और वही ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। तो श्रीलंका में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन बेहद तेज, राजपक्षे सरकार, राजपक्षे परिवार के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरा है। गंभीर आर्थिक संकट से इस समय श्रीलंका जूझ रहा है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। एक जो उनकी करेंसी है वो 300 रुपए डॉलर की कीमत पहुंच गई है। 40 सांसद सरकार से अलग हो गए हैं। अब राष्ट्रपति के द्वारा न्योता दिया गया है नई कैबिनेट बनाने का, उसमें जो विपक्ष के सांसद हैं उनको शामिल करने की भी बात चल रही है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो गलतियां राजपक्षे सरकार ने की है उसी का खामियाजा श्रीलंका को, यानी पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे 22 यूट्यूब चैनल्स पर हुआ है सख्त
एक्शन। आईबी मिनिस्ट्री ने आज इन 22 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है। इनमें 4 पाकिस्तान बेस्ड यूट्यूब न्यूज चैनल्स हैं। मंत्रालय का कहना है कि ये चैनल्स भारत की सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और विदेश संबंधों के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे। ये पहला मौका है जब 18 भारतीय यूट्यूब चैनल्स को आईटी नियम 2021 के तहत बैन किया गया है। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 22 यूट्यूब चैनल्स को बैन किया। कश्मीर गुलजार, इसीलिए बौखलाकर आतंकवादी कर रहे हैं वार। जी हां, 24 घंटे के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी दिलबाग सिंह ने बड़ी बात कही है कि सीमा पार से हमलों की लगातार साजिश रची जा रही है, क्योंकि दुश्मनों की आंखों में जम्मू कश्मीर में अमन और चैन चुभ रहा है। देखिए क्या हुआ पिछले 24 घंटे में और सरकार की देश के दुश्मनों से निपटने की क्या है रणनीति। जम्मू कश्मीर के अमन और सुकून को फिर से आतंकियों ने भंग करने की कोशिश की है। एक दिन में 3 बड़ी आतंकी वारदात सामने आई। श्रीनगर में लाल चौक के पास सीआरपीएफ की टुकड़ी पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। पुलवामा में 2 प्रवासी मजदूरों को भी गोली मारी गई। उधर शोपिया में एक कश्मीरी पंडित को आतंकियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। ये अवाम के दुश्मन है, लोगों के दुश्मन है। हमारे पड़ोस के लोगों की पेट में दर्द होती है जब जहाँ पर हालात बेहतर होते हैं। लोगों की रोजी रोटी चलती है, इससे उनको तकलीफ होती है, उनको हजम नहीं होती जब आते हैं। अगर इनको कोई निशाना बनाता है तो उसको किसी सूरत में कोई जो है वो टॉलरेट करने वाला नहीं है। 32 दहशतगर्दों का पिछले साल सफाया हुआ, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इस साल भी अभी तक काफ़ी अच्छी तादाद में जो एफटीओ न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। अगर आप पिछले 3 महीने का आंकड़ा देखें तो अभी तक 42 ऐसे दहशतगर्द जो हवानियत की राह तैयार करके चल रहे हैं, उनका सफाया हो चुका है। बीएसएफ के डीजी का सीधा इशारा पाकिस्तान की तरफ है, जिसके इशारे पर आतंकी एक बार फिर विकास की राह पर बढ़ते जम्मू कश्मीर को आतंक के जख्म देने की साजिश में जुटे हैं। और ये नए हमले इसी साजिश का सबूत हैं। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर तेजी से बदली है। अमन और शांति लौटी है तो विकास का पहिया भी तेजी से घुमा है। मार्च के महीने में रिकॉर्ड 1,80,000 पर्यटक कश्मीर घाटी में पहुंचे, जो ये बताता है कि कश्मीर अब पहले जैसा नहीं रहा। और ये सब पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को बर्दाश्त नहीं हो रहा। ताजा आतंकी हमले को पीएम मोदी के संभावित जम्मू कश्मीर दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 24 अप्रैल को पीएम मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान कश्मीरी पंडितों की भी बात कर सकते हैं। जिनके हाथ खून से रंगे हैं, जो भारत के नागरिकों की हत्याएं कर रहे हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। असल में वो चाहते हैं कि यहाँ जो शांति आई है, जो भाईचारा आया है, जो यहाँ विकास की नई गाथा शुरू हुई है, जो एक पीछे रह गया था जम्मू कश्मीर अब आगे बढ़ रहा है, वो पच नहीं रहा। टूरिज्म कैपिटल बन गया, वो उसे टेररिज्म कैपिटल बनाना चाहते थे। मोदी जी ने इसको टूरिज्म कैपिटल बना दिया। ये पच नहीं रहा। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए ना तो पाकिस्तान की कोई चाल कामयाब होने वाली है और ना ही इसके इशारों पर चल रहे आतंकियों की कोई साजिश, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए मोदी सरकार के इरादे अटल हैं। मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूँ, मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं कभी किसी को ना, मैं गुस्से होता हूँ। कभी कश्मीर का सवाल आता है तो हो जाता हूँ, बाकी गुस्से नहीं होता। अनुच्छेद 370 जब जम्मू कश्मीर से हटाया गया था और पाकिस्तान बौखलाया था, तब भी गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। शाह का उस दौरान का बयान भी आप सुन लीजिए। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर
और ऑक्साइसिन दोनों समाहित। लेकिन आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के अमन और सुकून को मिटाने की कोशिश दोहरा रहा है, जो अब ना तो कभी मिटेगी और ना ही ऐसे कोई मंसूबे कभी पूरे होंगे। तो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि अमन और चैन और जिस तरीके से टूरिज्म बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है पड़ोसी देश को, और इसीलिए इस तरीके की साजिशें रची जा रही हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। आसिफ कुरैशी श्रीनगर से लाइव हैं और रणबीर जो हैं वो कश्मीर के शोपिया से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रणबीर, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में 3 आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया, कश्मीरी पंडितों के ऊपर हमला बोला गया, कहीं ना कहीं जो अमन और शांति है वही बेचैनी है इन आतंकवादियों की, पाकिस्तान की। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं उस हालात को बदलते हुए नहीं देखा जा रहा है, और इसी वजह से जानबूझ के इस तरह की साजिश की जा रही है ताकि माहौल बिगड़े और लोग आक्रोशित हों। मैं उस जगह मौजूद हूँ शोपिया में जहाँ पर बालकृष्ण नाम के एक व्यक्ति जो कि कश्मीरी पंडित हैं, उन पर कल हमला हुआ था। बिल्कुल सामने ये घर है और इसी घर के बिल्कुल नज़दीक में ये जो पीछे सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों के पास ये जो घर है, यहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी मेडिकल स्टोर खोली है। इसी मेडिकल स्टोर में शाम करीब 7:15 बजे जब वो बैठे थे तो बाइक पर 2 लोग आए। हालांकि गांव वालों का कहना है कि 3 लोग थे, जिसमें एक शख्स चौराहे के पास रुके हुए थे। उन 3 लोगों की मौजूदगी में जो बाइकर्स 2 आए थे, उन्होंने एक आया, फायरिंग की और फरार हो गया। कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ फायरिंग। मेरे साथ बालकृष्ण जी के भाई हैं अनिल भट्ट जी। अनिल जी, क्या हुआ है? कौन लोग थे, कुछ पता है? नहीं, वो तो पता नहीं है कौन लोग थे। बाइक पे 3 बंदे आए हैं, तो एक पहले ही उतरा है, 2 यहाँ दुकान के सामने बाइक खड़ा की, तो एक दुकान के अंदर चला गया, वहाँ पे उसको गोली मारी। अच्छा। हाँ। ये आपके भाई से किसी का कोई विवाद, किसी तरह का कोई झगड़ा हुआ हो? नहीं, टोटल नहीं। वो तो हर टाइम इनको हर काम में हाथ बटाता था, इनके साथ साथ में चलता था, उठता था, बैठता था, इनके साथ 24 घंटे इनके साथ डीलिंग थी, पब्लिक डीलिंग थी। तो लड़ाई तो उसका नाम ही नहीं था किसी के साथ। रणबीर, आप यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर इस कश्मीरी पंडित की हत्या की गई। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस इलाके में जो मुसलमान हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि नफरत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है दोनों समुदायों के बीच, इसको समझना, इसको एक्सपोज करना भी बेहद जरूरी है। ये आतंकवादी इसी का फायदा उठा रहे हैं। ये आतंकवादी चाहते हैं कि वहां पर हिंदू ना बसें, और इसीलिए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और नाम मुसलमानों का लगाया जाता है। बिल्कुल, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। बालकृष्ण जी, जिनको कल गोली लगी, वो घायल हैं और श्रीनगर के अस्पताल में हैं। उनके पड़ोसी मेरे साथ हैं। सर, आप लोग पड़ोसी हैं, आप मुस्लिम हैं, ये कश्मीरी पंडित हैं, आप लोग सालों से साथ रहते हैं। किस तरह का आप लोग का संबंध है और किस तरह के इस गांव के हालात? माशाल्लाह बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया संबंध है। मतलब अच्छी तरह से मतलब रह रहे थे हम। गाँव में कोई भेदभाव नहीं था आपस में। देखो, ये दिन भर खेती पे रहता है, हमारे साथ में ही रहता है जहाँ पे भी जाते। खासकर इस बंदे की बात मैं करूँ, ऐसा बंदा कोई नहीं है मतलब गाँव में जिसके साथ इसका अच्छा व्यवहार नहीं था। मतलब इसको ये खासकर मेडिसिन के साथ वाबस्ता है। इसको रात के 2 बजे भी कोई फ़ोन करे तब भी उसके घर जाता था। कोई ये डर नहीं था किसी का, कोई कुछ हो जाए, कोई डर नहीं था। ये बताइए, आप लोग को लगता है कि ये कोई साजिश है माहौल खराब करने की? कुछ लोग आए, फायरिंग की और चले? बिल्कुल साजिश हो सकती है। बिल्कुल साजिश हो सकती है। असल में ये पता नहीं कौन सी एजेंसी है, क्या है, साजिश है। बाकी हम ये कुछ नहीं कह सकते, किसने देखा, क्या देखा, कुछ नहीं कह सकते। हाँ सर, ये सच है। बिल्कुल ठीक है रणबीर, मैं आऊंगी आपके पास। आसिफ कुरैशी भी श्रीनगर से मेरे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल आऊंगी रणबीर मैं आपके साथ। और आसिफ कुरैशी, आपने लोगों को सुना, ये साफ है कि जिस तरीके से अमन और चैन, अमन और शांति वहां पर बहाल हो रही है। टूरिज्म, सबसे ज्यादा टूरिस्ट पिछले 10 साल के पिछले 1 महीने में पहुंचे हैं। ये कहीं ना कहीं पच नहीं रहा है। जो कश्मीरी पंडितों की जिस तरीके से उन पर हमला बोला जा रहा है, जो श्रीनगर का मुसलमान है वो खिलाफ है और वो भी समझ रहा है कि ये साजिश रची जा रही है बांटने की। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की राजनीति हाल फिलहाल के दिनों में की जा रही है, और खास तौर पर पिछले अक्टूबर की बात करें, जब से एक बार जो प्रवासी मजदूर और कश्मीरी पंडित को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था, तो उस दौरान तकरीबन 15 लोगों को गोली मारी गई थी, जिनमें से 12 या तो प्रवासी मजदूर थे या फिर कश्मीरी पंडित। और तब से ही लगातार जो है
कोशिश इस प्रकार की जा रही है कि जो दो समुदाय के बीच की दूरी है वो पटे नहीं, वो वैसे के वैसी बनी रहे जैसे पिछले 30-32 सालों से बनी हुई है। 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन कश्मीर के इतिहास का एक डार्क चैप्टर माना जा रहा है और अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि अगर घाटी में हालात ठीक होते हैं तो कश्मीरी पंडित जो विस्थापित होकर कश्मीर से बाहर चले गए थे उनको पुनर्वास करने की बात सामने आ रही थी, उनको यहाँ बसाने की बात हो रही थी। लेकिन जिस तरीके की राजनीति अब कुल मिलाकर देखने को मिल रही है उसमें ये दूरी बढ़ती हुई दिख रही है और उसका फायदा उठाते हुए ही लग रहा है कि जो मिलिटेंट यहाँ पे सक्रिय हैं वो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि पिछले 48 घंटों में जो हमले हुए हैं उसमें 5 आम नागरिक हैं, 2 सीआरपीएफ के जवान को निशाना बनाया गया है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से वायलेंस बढ़ाने की कोशिश है जिसको देखने की जाहिर की जा रही है भड़काने की कोशिश है और एक संदेश पूरी दुनिया को देने की कोशिश आतंकवादियों की, पाकिस्तान की कि देखिए जो 370 हटाया गया है उससे अमन और शांति नहीं आ रही है। रणबीर, क्योंकि आपके इर्द गिर्द बहुत से मुसलमान परिवार मौजूद है इसलिए सवाल बेहद अहम हो जाता है कि जिस तरीके की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है कश्मीरी पंडितों को दोबारा वहां पर पुनर्वास कराने की, उसको ये मुसलमान परिवार कैसे देखते हैं? मैं पूछता हूं सर, आपका नाम क्या है? शौकत अहमद नाम। शौकत भाई, एक सवाल आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार चाहती है कि जो कश्मीरी पंडित बाहर चले गए थे वो वापस आ जाएं, फिर से अमन बहाल हो जाए। आप लोग क्या इस पहल का समर्थन करते हैं? यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। हम पहले से ही उसी तरह रहते हैं। हम लोग खासकर हमारी एजुकेशन, मैं ये मकान जो सामने देख रहे हो मैंने 9th तक इस एक ही मकान में पढ़ा हूँ। इसी मकान में 9th में पढ़ रहा था, शायद यही सर्दियों का मौसम था। अचानक मतलब एक दिन दिया, दूसरे दिन वो भाग गए। कैसे भागे, क्या हो गया, मतलब उसके साथ कोई नहीं। सरकार अगर ये पहल करे, कॉलोनी बनाए लोगों को, बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत करेंगे, हमारे लिए बहुत बढ़िया। आप लोग बताएं। बहुत बढ़िया है, हाँ ठीक है, स्वागत करेंगे। हाँ स्वागत करेंगे। आपके जो मुस्लिम भाई लोग हैं वापस आए तो अच्छा लगे? हाँ अच्छा लगे। क्या नाम है सर आप? मोहम्मद यूसुफ जंगरू। अच्छा, तो पहले अभी भी आपके गांव में कुछ कश्मीरी पंडित्स रहते हैं, पहले भी रहते होंगे। किस तरह का माहौल पहले था और अभी कैसा? बहुत अच्छा है, आज भी अच्छा है, आज से अच्छा है, पहले से अच्छा है। देखो इसको बोलो ना, हम भाई हैं। आप तो यंग हैं, आप बताइए आप लोग का संबंध कैसा? हमारा संबंध भी बहुत ही अच्छा था। इनके साथ हम इनके साथ खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, स्कूल जाते थे। हालात की वजह से जो यहाँ पे हालात बिगड़ गए, उसके वजह से हमें परेशानी हो गई। हम भी अब पंडित के साथ उतना खेलते नहीं है, हम भी डरते हैं, ये लोग भी डरते हैं। हम बहुत अच्छे तरीके से खेलते थे इनके साथ। माहौल सुधरना चाहिए, माहौल तो सुधरना चाहिए, हमारी गुजारिश भी है, माहौल ठीक होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। कुछ यंग लोग हैं। आप ये बताएं, डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है? बिल्कुल रणबीर, मेरे पास थोड़ी सी समय की पाबंदी है और बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है जो दर्शक इस समय मातृभूमि देख रहे हैं उनको भी अच्छा लग रहा होगा कि जो कश्मीर का मुसलमान है वो चाहता है कि वहां पर कश्मीरी पंडितों की बसावट हो। जो सरकार के प्रयास है उनको सराहा जा रहा है। ये तो पाकिस्तान है और वो आतंकवादी है जो अमन और शांति कश्मीर में चाहते नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के लिए एक बड़ी पहल करते हुए केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का उद्घाटन किया है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के जरिए लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और दूसरी सेवाओं के लिए ब्रॉडकास्टर्स को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मीडिया इंडस्ट्री के लिए इस पोर्टल से कामकाज में बेहद आसानी हो जाएगी। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। टेक्नोलॉजी के उपयोग से सभी स्टेक होल्डर्स को परमिशंस लेने के लिए कभी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस देकर उनको इसमें सेवाएं भी मिलेगी और सिस्टम को हम बहुत पारदर्शी करने वाले हैं, सिस्टम की क्षमता बढ़ाने वाले हैं और इससे सिस्टम की जवाबदेही भी तय होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।